है आपका। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खान लर्निंग क्लास में। अगर आप भी टेट और सीटेट एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि आज हम इसमें आपके लिए लेकर आए हैं पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस, जो कि परीक्षा तिथि 27 जनवरी 2023 का सैम्पल पेपर है। आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है हमारा, 32 केलों को समान रूप से 6 बंदरों में बांटा गया, कितने केले शेष रह जाएंगे। 32 केलों को समान रूप से, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल सा क्वेश्चन है, समान रूप से 6 बंदरों में बांटा गया, कितने केले शेष रह जाएंगे। 0, 1, 2 या 3। तो देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 32 केलों का समान रूप से 6 बंदरों में बांटने पर बचे 6 का भाग सबसे पहले हम देंगे 32 में। 6 पंजे 30, 2 बचे आपके पास, तो शेषफल आपके पास 2 बचेंगे, तो 2 केले शेष रह जाएंगे। और 6 बंदर हैं उनमें कितने कितने केले बढ़ जाएंगे। एक एक बंदर के पास 5 केले पहुंच जाएंगे और 2 शेष आपके रह जाएंगे। सो आंसर नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी 2 अंकों की किसी संख्या को उस संख्या में जोड़ता है जो अंकों को पलटने से प्राप्त होती है, तो प्राप्त योगफल होगा। मतलब समझ रहे हैं आप क्वेश्चन। यदि एक विद्यार्थी 2 अंकों की किसी संख्या को उस संख्या में जोड़ता है जो अंकों को पलटने से प्राप्त होती है, तो प्राप्त योगफल होगा। 2 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, 7 से विभाज्य होगा या फिर 11 से विभाज्य होगा। देखते हैं। माना 2 अंकों की वह संख्या 10x + y है। अब इस 10x + y संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या 10y + x हो जाती है। अभीष्ट योगफल 10x + y + 10y + x। तो 10x और x को जोड़ा तो 11x हो गए, x वाली संख्याएं जोड़ ली। 10y और 1y को जोड़ा तो 11y हो गए। तो बराबर 11 यहाँ पर ले लिया और एक बार ले लिया 11 को हमने, 2 बार 11 आ गया, तो ब्रैकेट में हमने ले लिया x + y। अतः 11x + y संख्या जो है वो 11 से विभाज्य होगी। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्मू की माँ ने कुछ जलेबियाँ बनाई, इनकी संख्या 50 से कम है। अम्मू ने देखा कि यदि इन्हें 2 या 3 या 7 व्यक्तियों के समान रूप से वितरित किया जाए, मतलब बांटा जाए, तो कोई जलेबी शेष नहीं बचेगी। अब उन्हें इन जलेबियों को 5 व्यक्तियों में समान रूप से बांटना है, वितरित करना है, तो न्यूनतम कितनी जलेबियां शेष बचेंगी। 1, 2, 3 या 4। देखते हैं। अम्मू की माँ के द्वारा बनाई गई जलेबियों की संख्या 2, 3, 7 का एलसीएम लेते हैं। 2 या 3 या 7 व्यक्तियों की, मतलब उनने 50 जलेबियां बनाई। जलेबियों की संख्या कितनी है, 50 से कम है। तो मान लिया हमने क्या, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर मतलब 2 है, तो एलसीएम लिया इसका, तो कितना आया 42। 5 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित करने पर शेष जलेबियां 42 में 5 का भाग दे देंगे, तो 5 कितनी बार 2 शेष बचेगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएंगे और 2 आपका शेष बच जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 जलेबियां शेष बचेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बहनें अन्ना, लाया और सना एक पिकनिक पर गई। उनकी माँ ने उन्हें 100 के 3 नोट और 50 रुपये का 1 नोट दिया। उन्होंने 20 रुपये प्रति बोतल की दर से 4 बोतल जूस खरीदा। फिर उन्होंने शेष धनराशि को समान रूप से आपस में बांट लिया, तो सना का भाग कितना होगा। 80 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये या 90 रुपये। देखते हैं। 3 बहनों को उनकी माँ द्वारा प्राप्त रुपये 3 × 100 मतलब कितने दिए गए, 300 रुपये, प्लस 50 × 1 तो 50 रुपये, तो 350 रुपये दिए गए। तीनों बहनों के द्वारा जूस पर किया गया खर्च, तो 20 × 4 जूस पर कितना खर्च किया, 20 रुपये प्रति बोतल की दर से उन्होंने 4 बोतल जूस लिया, तो 80 रुपये का उन्होंने जूस खरीद लिया। 3 बहनों के पास बची शेष राशि, 350 में से 80 को माइनस करेंगे तो 270 रुपये बचे। अब 270 को तीनों बहनों में समान रूप से बांटने पर सना का भाग, तो तीनों बहनों में समान रूप से बांटने पर कितना होगा, 3 का भाग दे देंगे 270 में, तो 90 रुपये प्रत्येक बहनों के पास आ गए। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बोर्ड पर 2 प्रतिच्छेदी व्रतों को खींचता है। शिक्षक जो है बोर्ड पर 2 प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद जो करते हैं, व्रतों को खींचता है तथा नैना और राजुल से इस प्रकार लिखने के लिए कहता है। राजुल को एक व्रत में 80 के सभी
गुणनखंड लिखने हैं। नयना को दूसरे व्रत में 110 के सभी गुणनखंड लिखने हैं। इन व्रतों के उभयनिष्ठ भाग में सबसे बड़ी संख्या क्या है, मतलब कॉमन भाग में सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी? 2 आएगी, 5 आएगी, 10 आएगी या फिर 20 आएगी। देखते हैं। 80 के सभी गुणनखंड इधर लिखें और 110 के सभी गुणनखंड इधर लिखें। 2 व्रत खींचे गए जिसका कटान भाग में क्या आना है? व्रतों के उभयनिष्ठ भाग में सबसे बड़ी कॉमन संख्या है जो है 10। ठीक है ना, जो इधर भी है और इधर भी है, मतलब दोनों व्रतों में है, तो सबसे बड़ी कॉमन संख्या 10 हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संख्या 2,76,578 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? अब इसमें 2 बार 7 है तो इन दोनों का स्थानीय मान निकालना। ऑप्शन ए है 69,993, 69,930, 69,300 या 63,000। तो देख लेते हैं। संख्या 2, 7, 6, 5, 7, 8 में 7 के स्थानीय मान, तो एक जगह 7 का स्थानीय मान है 70, दूसरी जगह 7 का स्थानीय मान है 70,000। तो देखते हैं अभीष्ट अंतर 70,000 में से 70 को घटा देंगे तो 69,930 इसमें बच जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में फलकों की संख्या क्या है? 3, 5, 6 या 7। त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में फलकों की संख्या, तो त्रिभुजाकार प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार फलक और 3 आयताकार फलक अर्थात फलकों की संख्या 5 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन आकृतियों के युग्म में सममित रेखाओं की संख्याएं समान होती हैं? समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, पतंग और समांतर चतुर्भुज, वर्ग और आयत या फिर आयत और चतुर्भुज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयत और चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी घड़ी में 7 बजने पर उसकी घंटे और मिनट की सुइयों के बीच के 2 कोणों की माप होती है। 330 डिग्री, 30 डिग्री, 285 डिग्री, 75 डिग्री, 210 डिग्री, 150 डिग्री या फिर 270 डिग्री, 90 डिग्री। क्या पूछा गया है? किसी घड़ी में 7 बजने पर उसकी घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 2 कोणों की माप होती है। क्या होती है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मतलब 210 डिग्री का कोण बनेगा और एक 150 डिग्री का हुआ। देखो 7 बजे हैं उसमें, तो एक तरफ बनेगा आपका 210 डिग्री का कोण और एक तरफ बनेगा आपका 150 डिग्री का कोण। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक ऐसी आकृति को ढकने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टिकटों की कितनी न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी? जो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक आयत है और उसके साथ 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग जुड़ा है। मतलब एक ऐसी आकृति को ढकने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टिकटों की कितनी न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी? जो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक आयत है और उसके साथ 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग जुड़ा है। देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 33, ऑप्शन नंबर डी 72। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। 2 आकृतियां बनी है, इसमें एक आयत है एक वर्ग है। लंबाई गुणित चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी है इसकी? 6 है। चौड़ाई कितनी है? 4 है। सो 6 चौके 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आयत की आकृति को ढकने के लिए वर्गाकार टिकटों की संख्या 24 बटे में 1 गुणा 1 हो जाएगी, तो 24 टिकट हो जाएंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग की आकृति को ढकने के लिए टिकटों की संख्या होगी 9 बटे में 1 गुणा 1, तो 9 टिकट हो जाएंगे। तो आयत और वर्ग की कुल आकृति को ढकने के लिए आवश्यक टिकटों की कुल संख्या 24 + 9 मतलब 33 होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्न में से कौन से भार को 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम के बांटों से मापा नहीं जा सकता? 300 ग्राम, 400 ग्राम, 700 ग्राम या 750 ग्राम। मतलब कौन से भार को 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम के बांटों से नहीं मापा जा सकता? देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी 750 ग्राम को नहीं मापा जा सकता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 300 ग्राम मापने के लिए 100 ग्राम और 200 ग्राम चाहिए, 400 ग्राम मापने के लिए 500 ग्राम माइनस 100 ग्राम चाहिए और 700 ग्राम मापने के लिए 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम। अब 750 वाले बार को बाटों से नहीं मापा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है।
यदि इस खेत की लंबाई 120 मीटर है तो खेत का परिमाप निकालिए। 240 मीटर होगा, 280 होगा, 560 मीटर होगा या 720 होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक आयताकार खेत की लंबाई 120 मीटर है। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो आयताकार खेत की चौड़ाई 120 बटे में 6 कर देंगे, क्योंकि चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई की 6 गुनी है, तो 120 बटे में 6 मतलब 6 दूनी 12, 20 मीटर। अब एक आयताकार खेत की परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है आपकी 120 है और चौड़ाई की आपकी 20 मीटर। तो दोनों को क्या करेंगे आप, 2 से मतलब दोनों 120 और 20 को आप जोड़ देंगे तो 40 हो, 120 40 हो जाएंगे, तो दोनों का गुणा कर देंगे, 140 दूनी 280 मीटर। सो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दुकानदार द्वारा किसी सप्ताह के 6 क्रमागत दिनों में बेची गई किसी विशेष वस्तु की संख्या नीचे दर्शाए अनुसार है। दिन एक कॉलम में है, वस्तु की संख्या दूसरे कॉलम में। रविवार को उसने वस्तु की संख्या 350 बेची, सोमवार को 200 वस्तुएं बेची, मंगलवार को 300 और बुधवार को बेची 250 और थर्सडे को मतलब गुरुवार को 120, शुक्रवार को 150। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, उपयुक्त दिनों की अवधि में इस वस्तु की बिक्री का परिसर क्या है, 30, 50, 180 या 230। सो परिसर मतलब रेंज, वस्तु की उच्च संख्या माइनस वस्तु की निम्न संख्या होती है। तो सबसे उच्च संख्या क्या है वस्तु की 350 और सबसे निम्न संख्या है 120, तो दोनों को इसमें से घटा दो तो 230 इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिसर मतलब रेंज निकालना, सबसे हाईएस्ट वस्तु की संख्या में से निम्न वस्तु की संख्या को घटा देंगे। नेक्स्ट है, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत है 7.6, 7.4, 5.8, 5.6। तो क्या है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4। वो सभी प्राकृत संख्याएं जो खुद और एक के अलावा भी अन्य किसी संख्या से पूरा विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 आदि। प्रथम 5 भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 9, 10। तो अत्यभिष्ट औसत होगा संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, तो इन सभी संख्याओं का योग कर देंगे, बटे में 5 का भाग दे देंगे, तो 37 बटे 5 आएगा। जब 5 का भाग 37 में जाएगा तो इसका आंसर आएगा 7.4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 होगी, मतलब 7.4। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पैटर्न में अगली 2 प्रविष्टियां लिखिए, W,2, V,4, U,8, T,16, मतलब WVUT ऐसा लिखा है। तो इसे उधर से देखेंगे, TUVW इस तरह से लिखा है, तो इसमें 2 प्रविष्टियां क्या लिखी होंगी, S18, S18, R18, S32 या R32। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। पैटर्न में अगली 2 प्रविष्टियां निम्नवत हैं। V के बाद जो 2 लिखा है तो वो उसमें क्या लिखा है, मल्टीप्लाई 2 का, ठीक है ना, मतलब -1 हो रहा है। V के बाद U लिखा है, इसमें भी -1 है। U के बाद T लिखा है, इसमें भी -1 है। इनटू ऊपर 2 हो रहा है संख्या में और इसमें से -1 हो रहा है। एक में से मतलब जो अल्फ़ाबेट है उसमें से -1 हो रहा है और 2 में इसका गुणा हो रहा है, 2 दूनी 4, 4 में फिर 2 का 4 दूनी 8, 8 में फिर 2 का गुणा, 8 दूनी 16, 16 में फिर 2 का गुणा, तो 16 दूनी 32। तो अगली संख्या में क्या होगा, S,32 हो जाएगा। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गणित में प्रभावकारी शैक्षणिक युक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है। ऐसे कार्यों का सृजन करना जिनमें एक से अधिक उत्तर आने की संभावना हो, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों का विश्लेषण करना, औपचारिक कलन विधि से अतिरिक्त दूसरी युक्तियों का उपयोग करना, जिस बच्चे को गणित में कम अंक प्राप्त हुए उस बच्चे को उस सहपाठी के साथ बैठाना जिसके अधिक अंक आए। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के आकलन में क्या शामिल होना चाहिए। विद्यार्थियों के अंकों के अनुसार उन्हें वरीयता क्रम देना, अवधारणात्मक समझ और समस्या समाधान कौशल के अर्जन के आधार पर विद्यार्थियों की प्रगति, प्रक्रियाओं और सूत्रों यानी फॉर्मूला के ज्ञान का टेस्ट लेना। ऑप्शन नंबर डी
विद्यार्थी की त्रुटि रहित गणना करने की योग्यता की जांच करना। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के आकलन में छात्रों की अवधारणात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल की अर्जन के आधार पर विद्यार्थियों की प्रगति का पता लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं और आकृतियों में प्रतिमानों की समझ पर बल देते हुए अधिगमकर्ताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अधिगमकर्ता अपने आप ही संख्या तथ्यों को विकसित कर पाएंगे, मतलब इसमें से क्या सबसे उपयुक्त होगा संख्याओं और आकृतियों के प्रतिमानों की समझ पर। तो आगे देखते हैं, अधिगमकर्ता ज्यामितीय आकृतियों के नाम सीखेंगे। अधिगमकर्ता प्रतिमान में पुनरावृत्त होने वाली इकाई को पहचानने में सक्षम होंगे, या फिर अधिगमकर्ता मापन की मानक इकाइयों की आवश्यकता की सराहना करने में सक्षम होंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित समाज विज्ञान प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव उपरोक्त कथन को चरितार्थ करने में सहायता करेंगे। कौन से कथन है जो इसको सहायता करेंगे, देखते हैं। विविध सामाजिक वैज्ञानिक संदर्भों से एकत्रित आंकड़ों को एकत्रित, सुव्यवस्थित, निरूपित और उनकी व्याख्या करना। गणितीय अवधारणाओं का उपयोग करके घर परिवार का बजट बनाना। ऑप्शन सी है, रोजगार के विविध क्षेत्रों से आए लोगों से मिलना, विशेष रूप से इंजीनियरों से, या गणित के विविध प्रश्नोत्तरियों और ओलंपियाड में भाग लेना। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव द्वारा विविध सामाजिक वैज्ञानिक संदर्भों से एकत्रित आंकड़ों को एकत्रित, सुव्यवस्थित, निरूपित और उनकी व्याख्या करना गणित समाज विज्ञान प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में निम्नलिखित इबारती सवाल दिया। स्कूल पिकनिक के लिए एक गाड़ी में 12 बच्चों को बैठाया जा सकता है। अगर स्कूल पिकनिक पर 78 बच्चे जाएंगे तो कितनी गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। एक विद्यार्थी ने इसका उत्तर दिया 6.5 दिया। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त परिस्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखते हैं, विद्यार्थियों द्वारा दिया गया उत्तर सही है। शिक्षिका इस परिस्थिति का उपयोग निकटन करने की अवधारणा तथा इसके दैनिक जीवन में महत्व को प्रस्तुत करने के लिए कर सकती है। ये प्रश्न विद्यार्थियों को भ्रमित करने वाला है, या फिर विद्यार्थी विभाजन की अवधारणा नहीं जानता। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि शिक्षिका इस परिस्थिति का उपयोग निकटन करने की अवधारणा तथा इसके दैनिक जीवन में महत्व को प्रस्तुत करने के लिए कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नों के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए है, भिन्न किसी पूर्ण के भागों को निरूपित करता है। भिन्न किसी पूर्ण के शेष भाग को निरूपित करता है। किन्हीं वस्तुओं के संग्रह के एक भाग को निरूपित करता है, या फिर भिन्न किसी पूर्ण के केवल समतुल्य भागों को निरूपित करता है। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भिन्न जो है किसी पूर्ण के केवल समतुल्य भागों को ही निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिखा ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को उनकी भुजाओं के आधार पर सफलतापूर्वक वर्गीकृत किया है। वह वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है। विजुअलाइजेशन है, दृश्यीकरण है, विश्लेषण है, अनौपचारिक निगमन है, या औपचारिक निगमन है। तो उसने क्या किया है, वैन हेले ने ज्यामितीय चिंतन के 5 स्तर दिए हैं। लेवल 1 आप सब चाक्षुषीकरण, लेवल 2 विश्लेषण, लेवल 3 अनौपचारिक निगमन और लेवल 4 औपचारिक निगमन, लेवल 5 है दृढ़ता। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण समीकरणों का हल खोजने में बहुत अच्छा है, पर सामान्यतः इबारती प्रश्नों का समाधान खोजने में कठिनाई का अनुभव करता है। अधिकांश समय वह पूछता है कि मुझे जोड़ना है या घटाना, मतलब उसे इसकी समझ नहीं है, मुझे भाग करना है या गुणा। इस प्रकार के प्रश्न क्या सुझाते हैं, देखते हैं। उसे प्रश्न की भाषा को समझने में कठिनाई होती है, उसमें संक्रियाओं की समझ में कमी है, या फिर वे जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, या वह कक्षा में व्यवधान डालने के मौके ढूंढ रहा है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, उसे प्रश्न की भाषा को समझने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री हर्षदीप एक प्राथमिक कक्षा की गणित की शिक्षिका अपने अधिगमकर्ताओं मतलब अपने लर्नर्स में संख्या पूर्व अवधारणाओं को सुदृढ़ करना चाहती है। तो वह समझाती है 2 में 1 निहित है, और 3 में 1 और 2 निहित है, 4 में 1, 2 और 3 निहित है,
मतलब इनसे मिलकर ये संख्या बनी है। और इसी तरह आगे भी वह किसी संख्या पूर्ण अवधारणा पर बल दे रही है, तो एककी संगति कर रही है, पदानुक्रमिक समावेशन कर रही है, गणना कर रही है, संरक्षण कर रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पदानुक्रमिक समावेशन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक गणित शिक्षिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित इबारती सवाल प्रस्तुत करती है। सुमिता के पास 12 टॉफियाँ हैं जबकि अस्मिता के पास 18 टॉफियाँ हैं। सुमिता की तुलना में अस्मिता के पास कितनी अधिक टॉफियाँ हैं? एक विद्यार्थी कहता है कि उत्तर है 12 + 18 = 30, मतलब दोनों को जोड़ देता है। टॉफियाँ निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के सर्वाधिक उपयुक्त है? तो विद्यार्थी द्वारा दिया गया उत्तर सही है। विद्यार्थी समस्या को समझ गया है परंतु लापरवाही के कारण उसने एक अभिकल्पनात्मक त्रुटि की है। अभिकलनात्मक। फिर अगर कहा जाए विद्यार्थी ने योग की संक्रिया को इबारती सवाल में संकेत शब्द मूल शब्द अधिक के साथ संबद्ध कर दिया है, मतलब अधिक का मतलब समझ के उसने जोड़ दिया है। ऐसी गलतियां आम हैं क्योंकि इबारती सवालों को प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं द्वारा हल किया जाना बहुत ही कठिन है। तो देखते हैं इबारती सवाल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थी ने योग की संक्रिया को इबारती सवाल में संकेत शब्द यानी मूल शब्द अधिक के साथ संबद्ध कर दिया है। वो समझा है कि अधिक है मतलब जोड़ना है, तो उन दोनों को जोड़कर उसका आंसर बता रहा है। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित में एक शिक्षक की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों को केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन ए है कंठस्थ कराने पर, क्योंकि बच्चे विद्यालय में एक कोरी स्लेट जैसे आते हैं, बच्चे के अनुभवों के आधार पर अवधारणाओं को विकसित करने पर, या सूत्रों को कंठस्थ करने पर, या गणित में लिखित अभ्यास करने पर। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम गणित इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि उसमें अंतर्निष्ठ सरसता है जो कि अधिगमकर्ता को हर्ष और आनंद प्रदान कर सकता है। ये कथन उजागर करता है गणित के व्यवहारिक मान को, गणित के ज्ञान मीमांसात्मक मान को, गणित के प्राकृतिक मान को, या गणित के सौंदर्यपरक मान को। मतलब हम गणित इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसमें अंतर्निष्ठ सरसता है, अच्छा लगता है, जो कि अधिगमकर्ता को हर्ष और आनंद का प्रदान कर सकता है। तो ये कथन क्या उजागर कर रहा है? तो ऑप्शन डी मतलब गणित के सौंदर्यपरक मान को उजागर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार प्रस्तावित करती है कि 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने नामक परियोजना मिशन आरंभ किया है। कौन सा? निष्ठा, निपुण भारत, या FLN, या फिर दीक्षा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रस्तावित किया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब निपुण जो है कि 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने निपुण भारत नामक परियोजना मिशन आरंभ किया है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम बहुत क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट गुरविंदर अपनी कक्षा में विद्यार्थियों का नियमित रूप से टेस्ट लेता है और उनके अंकों की तुलना भी करता है। वह प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाता है, जैसे कि औसत अंक प्राप्त करने वाले, औसत से कम और औसत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। ये किस प्रकार का मूल्यांकन है? मानदंड संदर्भित है, रचनात्मक है, मानक संदर्भित है, या पूर्वानुमानिक है? सो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी, मानक संदर्भित है, मतलब वो नियम के अकॉर्डिंग चल रहा है। नेक्स्ट आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अधिगमकर्ताओं में गणितीय भाषा और संप्रेषण को विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? बच्चों को समूह में गणितीय समस्याओं पर काम करने तथा कक्षा में अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने के अवसर उपलब्ध कराना, अंग्रेजी भाषा के शिक्षक को गणित में विशिष्ट रूप से उपयोग होने वाले शब्दों को सीखने में बच्चों की सहायता करने के लिए कहना, या फिर प्रतीक चिन्हों, चित्रों आदि जैसे निरूपण के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके इबारती सवालों को दोबारा पुनः व्यक्त करने में बच्चों को सहज सुगम बनाना,
या फिर जहाँ भी संभव हो विचारों और तर्क वितर्कों को संप्रेषित करने के लिए मानक गणितीय अंक चिन्हों के उपयोग हेतु परिस्थितियाँ उपलब्ध कराना। सो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि गणितीय भाषा और संप्रेषण को विकसित करने के लिए प्रभावी गतिविधियाँ। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।